नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। मैं हूँ रूबी पारेख और इनविजिबल बायो न्यूक्लियर वॉर द टेस्ट ऑफ ऑल सुपीरियोरिटी पर आज 9वें भाग के बारे में हम बात करेंगे, जो है यौन स्तर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ सुमिता धीमान। तो आज हम बात करेंगे यौन स्तर पर। यौन स्तर पर भी इंसानों में बहुत सारी कमियां और भ्रांतियां हैं। सेक्स बेस्ड बायो न्यूक्लियर वॉर को डिजाइन करने के लिए इस समाज में 2 जेंडर डेवलप करने थे, एक लड़की और एक लड़का। इन्हें इस तरह डिजाइन करना था कि दोनों एक दूसरे की मदद के बिना ना रह सके, बिल्कुल एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह। अगर एक भी खराब हो तो दूसरा स्वयं ही नकारा। वरना अति विकसित मानव के लिए किसी ऑपोजिट जेंडर पार्टनर की जरूरत नहीं। यौन स्तर पर इंसानों में निम्नलिखित कमियां और भ्रांतियां हैं। नंबर 1, लंबाई, चौड़ाई और बल। मैं सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगी कि आदमी और औरत की लंबाई, चौड़ाई और बल में अंतर क्यों है। हर जाति में मादा और नर इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो हम इंसानों में क्यों नहीं। औरतों को भी खुद की रक्षा के लिए, खाने पीने के लिए और जिंदगी की दूसरी दौड़ धूप के लिए लंबाई, चौड़ाई और बल की जरूरत है। अगर इंसान का विकास जंगल में रहते हुए हुआ है तो औरत को भी वही सब हालात, परिस्थितियों और खतरों का सामना करना होता था, जिन जिन हालातों का आदमी को सामना करना पड़ता होगा। तो फिर क्रमिक विकास ने औरतों को लंबाई, चौड़ाई और बल में इतना कमजोर कैसे कर दिया। प्रकृति का क्रमिक विकास का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि किसी भी जाति को बनाए रखना, जीवित रखना और कंटिन्यू रखना। क्रमिक विकास और प्रकृति हर वो काम करेगी जिसे किसी भी जाति को कायम रखा जा सके। अगर ध्यान से देखा जाए तो 99.9% औरतें ही करता धरता है इंसानी जात को बनाए रखने में और कायम रखने में। इस बात को जरा प्रैक्टिकल तरीके से देखिए। आदमी का मात्र 0.1% ही योगदान है इंसानी जात को कायम रखने में, और वो योगदान ये है कि वो औरत को स्पर्म मुहैया करवाता है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी औरत की ही होती है। वो बच्चे को तब भी पालती, खिलाती, पिलाती है और शेल्टर देती है जब बच्चा सिर्फ एक छोटे से बाल की तरह होता है। वो तब भी नरिश करती है जब बच्चा फीटस रूप में होता है। वो तब भी बच्चे को नरिश करती है और देखभाल करती है जब बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि अति विकसित इंसान का बच्चा जन्म ले लेने के बाद भी इस हालत में नहीं होता कि वो खुद की देखभाल और पालन पोषण कर सके। तब भी औरत ही बच्चे को संभालती है। एक ह्यूमन बीइंग को जन्म देने और उसे समझदार बनाने तक और होने तक एक औरत ही जिम्मेदार होती है। आदमी की मदद के बगैर भी अगली पीढ़ी सुरक्षित है। कहीं भी आदमी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ शुरुआत के कुछ पलों के सिवा, वो भी बच्चे के जन्म से 7, 9 या 10 महीने पहले। बेशक इसके बाद आदमी कहीं भी जाए, अपनी किसी भी जिम्मेदारी को ना निभाए, औरत तो बच्चा पैदा करेगी ही और बच्चा जन्म लेगा ही। औरत पैदा हुए बच्चे को पालेगी ही। कहीं भी आदमी का रेस को कंटिन्यू रखने में कोई और योगदान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर बच्चे के जन्म के मात्र 2-4 मिनट पहले माँ मर जाए तो क्या बच्चा जन्म ले पाएगा? क्या बच्चा अपनी माँ को कहेगा कि माँ, तूने मुझे 9 से 10 महीने अपने पेट में पाला है, अगर तू ऐन समय में 2 से 4 मिनट पहले मर भी गई है तो कोई बात नहीं, मैं इन 9-10 महीनों में इतना सक्षम हो गया हूं कि तेरे मरने के बाद भी मैं अकेला अपने दम पर जन्म ले सकता हूं। नहीं, औरत का जीवित रहना बहुत जरूरी है रेस को कंटिन्यू रखने में। आदमी कहीं भी जाए, कुछ भी हो, उसके साथ रेस को कंटिन्यू रखने में तब भी कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए कि अगर बच्चे को जन्म देते ही औरत आदमी के हाथ में बच्चा देकर मर जाए या कहीं चली जाए, तो क्या आदमी अपनी अगली पीढ़ी को खुद के दम पर कायम रखने में, जीवित रखने में सक्षम है? क्या आदमी की ममता इतना जोर पकड़ सकेगी कि उसकी छाती से दूध निकल आए? क्या औरत के मर जाने पर, आदमी के हाथ में बच्चा देकर कहीं चले जाने पर आदमी अपनी ही रेस को कंटिन्यू रखने में सक्षम है? अभी बच्चा भी औरत ने ही उसे पैदा करके देना है। तो इस तरीके से सिर्फ औरत ही है जो इस रेस को कंटिन्यू रख सकती है। तो इतने दमदार इंसान यानी औरत को प्रकृति ने और क्रमिक विकास ने कोई खास सुविधा दी है? नहीं ना। आखिर औरत को प्रकृति की द बेस्ट रेस को कंटिन्यू रखने का काम सौंपा गया है। क्या उसे प्रकृति के द्वारा और क्रमिक विकास द्वारा द बेस्ट फैसिलिटी दी गई है? बदले में जवाब है द बेस्ट वीक फिजिक। जी हाँ, औरत तो पहले ही कमजोर होती है, पर जब वो गर्भवती होती है तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जबकि उन दिनों में उसे और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
आखिर अब औरत पर अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चे की हिफाजत का भार भी है। पर कहाँ, वो तो रोजाना की भागदौड़ से भी जाती लगती है। ऊपर से रिस्क कितने होते हैं। कंसीव यानी कि गर्भधारण करने से बच्चे के जन्म तक उसके सिर पर मौत की रिस्क की तलवार लटकती रहती है। तो क्या यही द बेस्ट रेस की द बेस्ट फीमेल को द बेस्ट फैसिलिटीज मिली है क्रमिक विकास से और प्रकृति से? अब ये बहुत ही साधारण सी बात है कि प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत रेस को कंटिन्यू रखने के लिए बल की किसे ज्यादा जरूरत है, आदमी को या औरत को? 9 से 10 महीने का लंबा चौड़ा टेंशन, रिस्क, प्रॉब्लम, जेस्टेशन पीरियड यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ऐसे ही है जैसे किसी ने बिना ब्रेक के सुपरसोनिक स्पीड वाला बाइक अपने किसी बच्चे को चलाने के लिए दे दिया हो। क्या आपको लगता है कि प्रकृति ऐसी नादानी भरा बेवकूफी वाला कदम लेगी? अगर हम ये सोचे कि आदमी एक प्रेग्नेंट औरत का पूरा पूरा ख्याल रखेगा, सुरक्षा करेगा, तो क्या ऐसा सोचना उचित है? सच में एक आदमी एक प्रेग्नेंट औरत की रक्षा करने में काबिल होता है? जंगल में रहते हुए आदमी औरत को शेर, गैंडे, जंगली कुत्तों, चूहों आदि से बचा सके? थोड़ा मुश्किल है। इधर आप शेर, गैंडे, जंगली कुत्तों, चूहों आदि की तो बात छोड़ ही दीजिए। रक्षा करने वाला मर्द खुद को मधुमक्खियों, मच्छरों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस आदि से भी नहीं बचा सकता। तो ऐसा आदमी औरत को क्या बचाएगा? अगर इतने लंबे गर्भ काल में औरत को कोई तकलीफ हो जाए, वो गिर जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या आदमी सब संभाल लेगा? आखिर इतने नाजुक समय में प्रकृति ने क्रमिक विकास में औरत के बारे में क्या सोचा? क्रमिक विकास ने औरत को किसके आश्रय छोड़ा? औरत को क्रमिक विकास ने बच्चों की देखभाल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी, पर क्या औरत को अपने परिवार और बच्चों को संभालने के लिए ताकत की और बल की जरूरत नहीं है? अगर एक औरत प्राकृतिक तौर पर अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है, तो क्या प्रकृति से उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई खास सुविधा मिली है? हर औरत को 100 तरह की बीमारियां और परेशानियां होती है। क्रमिक विकास ने औरत पर जिम्मेदारियां तो बहुत डाल दी, पर कोई खास सुविधा नहीं दी। इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की, जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट के साथ औरतों का यही हाल है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। और अब आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर हाइपर सेंसिटिव नेचर ऑफ मेल्स। कहते हैं कि आदमी औरतों से सेक्स के मामले में हाइपर होते हैं, ज्यादा इच्छुक होते हैं। और लड़कों की सादत के पीछे हमारी साइंस भी बहुत ही बेतुका सा लॉजिक देती है कि मेल्स में यानी कि सब जाति के नरों में अपने जीन्स ज्यादा से ज्यादा फैलाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, इसीलिए लड़के इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव और हाइपर होते हैं। क्या ये सफाई एक बढ़िया मजाक नहीं है? सेक्स करने से क्या अकेले नर के ही जीन्स अगली जनरेशन पे जाते हैं, क्या औरतों के नहीं? वैसे भी औरत के जीन्स के बिना, सहयोग के बिना लड़का या उसके जीन्स अकेले में कौन सा तीर मार लेंगे? तो फिर सिर्फ आदमियों को ही अपने जीन्स आगे बढ़ाने की इतनी ललक क्यों होती है? क्या आदमियों के जीन्स औरतों के जीन्स के मुकाबले में कोई ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, जो लड़के अपने जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए इतना तत्पर रहते हैं? आज तक की मौजूदा विज्ञान के मुताबिक बच्चों में 23 क्रोमोसोम्स दोनों माँ और बाप की तरफ से मिलते हैं। अगर हम किसी इंसान के जेनोटाइप यानी कि आसान भाषा में जीन्स के योगदान को देखें, तो इनमें 50% माँ के और 50% पिता के जीन्स होते हैं। किसी भी इंसान के जीन्स में 50% जीन्स माँ के ही होते हैं। और फेनोटाइप यानी कि रंग, रूप और शक्ल पर भी माँ का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर उन परिवारों की बात की जा सकती है जिन्हें आप और मैं जानते हैं। पहले हम बात करते हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी की। उनकी दोनों बेटियों को देखकर झट से कौन नहीं कहेगा कि ये श्रीमती हेमा मालिनी जी की बेटियां हैं। क्या ईशा देओल और आहना देओल के जेनोटाइप के साथ साथ फेनोटाइप पर माँ का कोई प्रभाव नहीं? अब हम श्रीमती शर्मिला टैगोर जी की बात करते हैं। उनके भी दोनों बच्चे, चाहे सैफ हो या चाहे सोहा, अपनी मम्मी जी के ही कार्बन कॉपी लगते हैं। अगर रणवीर कपूर को श्री स्वर्गीय ऋषि कपूर जी और श्रीमती नीतू सिंह जी के साथ खड़ा कर दिया जाए और किसी अनजान इंसान से पूछा जाए कि रणवीर कपूर इन दोनों में से किसके बेटे हैं, तो वो अनजान इंसान भी झट से बोलेगा कि ये नीतू सिंह जी के बेटे हैं। तो क्या बच्चों की जेनोटाइप और फेनोटाइप पर माँ का कोई योगदान नहीं होता? क्या सिर्फ आदमी और पिता का ही किसी भी बच्चे के जेनोटाइप और फेनोटाइप पर योगदान होता है, जो आदमी इतने आतुर हो जाते हैं अपने जीन्स फैलाने के मामले में? अब हम अभिषेक बच्चन जी की बात करते हैं। ये अपने माँ और पिता दोनों के ही गुण एग्जिबिट करते हैं।
इनकी लंबाई देखकर कोई भी कहेगा कि ये इन्हें अपने पिताजी से मिली है और उनकी आंखें और नाक अपनी मम्मी जी से मिले हैं। सो औरत के कैरेक्टर्स बच्चों में जेनोटाइप में तो होते ही है, पर फेनोटाइप में भी होते हैं। तो क्यों औरतों को अपने जीन्स आगे बढ़ाने की ललक नहीं होती? औरतों की मदद और साथ के बिना आदमी अकेला क्या कर लेगा? अब अकेला मर्द तो अपने दम पर अपने जीन्स को ज्यादा से ज्यादा ना फैला सकता है। तो क्रमिक विकास में औरतों और मर्दों की साइकी यानी कि मनोदशा एक सी क्यों नहीं रही? क्रमिक विकास सुख देने को था या दुख देने को? मर्दों की साइकी इस युद्ध के नियमों और जरूरतों के हिसाब से सेट की गई है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। सेक्सुअली अराउज होना और रहना भी एक तरह की सजा और यातना ही है। अगर ध्यान से इस बात पर गौर किया जाए तो बात समझ में आ जाती है। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर की। अगर आदमियों के एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर हो तो इसके पीछे उनका ये तर्क होता है कि आदमी अपने ज्यादा से ज्यादा जीन्स फैला सके। तो फिर औरतों में भी ये लॉजिक होना चाहिए कि एक आदमी से तो बच्चा पैदा करके देख लिया, अब क्यों ना दूसरे के साथ ट्राई किया जाए। हर आदमी के अपने कैरेक्टर्स यानी कि गुण होते हैं। कोई ज्यादा लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई गोरा होता है, कोई और किसी खूबी के साथ होता है, और इन खूबियों के अगली पीढ़ी में जाने के बहुत चांसेस होते हैं, वही मिस्टर मेंडल जी के मटर वाले एक्सपेरिमेंट की तरह। पर अगर सुंदरता और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ही बच्चे के जन्म के साथ ही औरत शारीरिक पक्ष से सुंदर नहीं रहती, खासकर पेट वाले हिस्से से अट्रैक्टिव नहीं रहती, जैसे 17 से 18 साल की जवान लड़की होती है। आकर्षण ही तो सेक्स का फंडामेंटल रोल यानी कि पहला स्टेप है। वैसे भी सेक्स नेचर की क्रमिक विकास की इंसानी जाति को बनाए रखने के लिए फर्स्ट डिमांड यानी कि प्रायोरिटी है। हम इतना अपनी समझ के वहमों और इच्छाओं से गिरे होते हैं कि इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि आखिर क्यों औरत एक ही डिलीवरी के बाद अपनी सुंदरता खो देती है। हम एक सेक्स बेस्ड युद्ध में उलझे हुए हैं। मैं सही पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता रही हूँ। हम इनमें उलझे हुए हैं, वरना इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। हमें इस युद्ध की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी स्कार्स, यानी कि अब औरतों के बच्चे को जन्म देने के बाद पेट पर निशान पड़ जाते हैं। कहते हैं कि औरत की पेट की चमड़ी बहुत नर्म होती है। वो बच्चे के पेट में होने की वजह से पेट के बहुत ज्यादा फूल जाने के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेट पर निशान पड़ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बिल्ली, कुतिया और गायें बच्चे पैदा नहीं करते तो उनके पेट पर निशान क्यों नहीं पड़ते? हमारी चमड़ी तो करोड़ों सालों के क्रमिक विकास से गुजरकर आई है। ये निशान और ढीला हुआ पेट औरत की सुंदरता को खराब करता है। क्रमिक विकास ने औरतों के बारे में क्या सोचा? अब इस मामले में भी बिल्ली, गाय, कुतिया, सुअरी और हथनी आदि सारे जानवर, मछलियां, पक्षी ज्यादा बढ़िया है। क्या ये मादाओं के बच्चे नहीं होते? क्या ये मादाएं बच्चों के जन्म के बाद अपनी सुंदरता खो देती है? यहाँ कौन श्रेष्ठ है, अति विकसित मानव या ये जानवर? सोचिए। और अब आगे इस जर्नी में हम बात करते हैं शरीर के बालों के बारे में। किसी भी चीज की जब डिजाइन होती है या उसे बनाया जाता है तो उस चीज की सुंदरता और एस्थेटिक फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है। अब इंसान को बनाने में क्रमिक विकास ने सुंदरता का कहाँ ध्यान रखा? जैसे अभी हमारी साइकी में बैठा हुआ है कि दाढ़ी और मूछ वाला ही आदमी सुंदर लगता है। इस सिचुएशन में इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है कि दाढ़ी और मूछ के बिना कोई आदमी, पर इंसानी जात को कायम रखने के लिए कहीं भी दाढ़ी, मूछ और शारीरिक बालों का कोई योगदान ही नहीं है। तो क्रमिक विकास ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इन बालों के कारण परेशानियां बहुत है और फायदा कोई भी नहीं। और शरीर द्वारा खाया गया एक बहुत अच्छा प्रोटीन का हिस्सा इन बालों के पालन पोषण की भेंट चढ़ जाता है। इन बालों में 30% ज्यादा कीटाणु पनपते हैं और कई परेशानियों की वजह बनते हैं। पर हमने शारीरिक बालों और दाढ़ी मूछ को इंसान के जवान होने से जोड़ रखा है। पर शारीरिक बालों और दाढ़ी मूछ का इंसान के जवान होने से क्या ताल्लुक? इंसान के जवान होने से मतलब है कि वो और ज्यादा समझदार, परिपक्व, सुंदर, डिसेंट और जिम्मेदार हो गया है। वो अपने कर्तव्यों को और ज्यादा परिपक्व ढंग से उठाने के काबिल हो गया। पर इस परिपक्वता का दाढ़ी, मूछ और शारीरिक बालों से क्या वास्ता? क्या परिपक्वता और क्रमिक विकास ये कहती है कि इंसान समय के साथ और निखरने, खूबसूरत और आकर्षित होने की बजाय समय के साथ बालों से भरे शरीर के साथ एक अच्छे वाले आदमी से एक खुश और गंवारों से लुक में बदल जाए? आखिर जब इंसान मैच्योर होता है तो उसे अपने साथी को या सेक्स पार्टनर को आकर्षित करने वाले ढंग से डेवलप यानी कि विकसित होना चाहिए, या उसे डराकर भगाने वाली वस्तु के रूप में
सोचिए, इंसानों का विकास जंगलों में हुआ है और जंगल में बिना किसी सुविधा के पल बढ़ रहा इंसान राक्षस टाइप का डराने वाली कोई वस्तु ही लगता है। अपने हार्मोन्स और वातावरण के कारण बदबू का एक ढेर, क्योंकि तब तो कोई ब्यूटी सोप खुशबू वाले नहीं थे, कोई परफ्यूम भी नहीं था, कोई सैलून और ब्यूटी पार्लर नहीं था। इंसान जुओं का, बदबू का, बिखरे हुए बालों के साथ गंदगी का एक ढेर भर था। वैसे आदि मानव की फोटो देख करके ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आखिर क्रमिक विकास हमें किसी और दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में और बढ़िया बना रही थी या घटिया? मोनोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दो तरह के प्राणी होते हैं। मोनोसेक्सुअल में दो तरह के जेंडर यानी कि लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा। बायोसेक्सुअल में जेंडर की ऐसी कोई डिवीजन नहीं होती है, सिर्फ एक प्राणी ही अकेले दम पर बच्चा पैदा करता है। उसे सेक्स के लिए, अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथी को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। पर हम इंसानों में ऐसा नहीं है। तो हमें क्रमिक विकास इस तरह से डिजाइन करेगा, बनाएगा कि हम एक से एक सुंदरता की मूर्तियां लगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने साथी को आकर्षित कर सके और इंसानी जाति को कायम रख सके। पर ये क्या हम क्रमिक विकास के एस्थेटिक फैक्टर के हिसाब से विकसित होते हैं? नहीं, हम कहीं भी, किसी भी सूरत में, किसी भी पहलू में क्रमिक विकास के किसी भी सिद्धांत के हिसाब से डेवलप यानी कि विकसित नहीं हुए। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सौंदर्य बोध की यानी कि एस्थेटिक फैक्टर की। जैसे प्रकृति का क्रमिक विकास का फंडामेंटल नियम है कि किसी भी जाति और रेस को बनाए रखना, जीवित रखना, कंटिन्यू रखना। किसी भी जाति को बनाए रखने के लिए सेक्स अति जरूरी है। तो क्रमिक विकास अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि सेक्स को सुगम और सुलभ बनाया जाए। दो विपरीत जेंडर वाले इंसानों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए अपने सुंदर पंखों का इस्तेमाल करता है, कोई नर मादा को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर घोंसला बनाता है, कोई नर लंबी वूइंग और कोर्टशिप करते हैं और कोई अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करते हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का एग्जाम्पल है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में कई सारी प्रजातियां हैं, सब में नर एक से एक सुंदर। हर प्रजाति का नर सुंदरता की चरम सीमा पर होता है। वो अपनी सुंदरता के साथ साथ मादा को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के नृत्य, बढ़िया घोंसले, मधुर गीत संगीत का इस्तेमाल करता है। वैसे मेनका और रंभा सी अति मनमोहक सुंदरता लिए नर इतनी कोशिशें जिस मादा साथी को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, वह मादा अति साधारण सी होती है। उसमें नर के मुकाबले कोई खास विशेषता नहीं होती। वो नर की सुंदरता के आगे कहीं नहीं ठहरती। तो नर साथी द्वारा इतना सारा कुछ करने का मकसद ये है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके जीन्स स्वस्थ और हेल्दी है और उसके बच्चे भी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और रोग मुक्त होंगे। एक मादा नर के पंखों से, नृत्य से, गीत संगीत से, घर बनाने की कला से नर की सेहत का अनुमान लगा लेती है। सिर्फ स्वस्थ नर के ही पंख सुंदर, घने और बढ़िया रंग के होंगे। कमजोर नर के पंख सुंदर नहीं होंगे। सेहतमंद नर ही अच्छा नृत्य कर सकेगा, बढ़िया गीत संगीत पैदा कर सकेगा, बढ़िया घोंसला बना सकेगा। तो ऐसे में मादा को एक बढ़िया साथी मिलेगा जो पूरी तरह से सेहतमंद होगा और उसके बच्चों को बढ़िया जीन्स देगा। इसके साथ ही नर साथी बढ़िया घर बनाएगा, खाना खिलाएगा, देखरेख करेगा। हर जाति के नरों को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी ही पड़ती है, चाहे वो शेर हो, सांड हो, सील हो, पेंगुइन हो। किसी भी जाति के नरों को आप ले लीजिए, अनकॉन्शियस लेवल पर ही सही, पर हर जाति प्रजाति की मादा नर की जेनेटिक फैक्टर को बड़ी सख्ताई से परखती है, जांचती है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल को फॉलो करती है। क्रमिक विकास ने एक नकचड़ी मादा के द्वारा ये सुनिश्चित पक्का कर दिया कि केवल अच्छे स्वस्थ जीन्स ही अगली पीढ़ी में जाएं। पर मादा के लिए नरों की तरह ऐसा कोई मीटिंग गेम या पैरामीटर मापदंड नहीं है। अगर एक मादा नर को रिजेक्ट करती है तो भी मादा के बच्चे पैदा करने के 100% चांस है। पर अगर एक नर मादा को रिजेक्ट करे तो इसका मतलब है कि जीवन को यानी कि रेस को कंटिन्यू रखने का एक मौका खो देना। अगर मादा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है, तो शायद वो ए ग्रेड के बच्चे को जन्म ना दे सके, पर बी और सी ग्रेड के बच्चे को तो जन्म देगी ही। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इससे रेस तो कंटिन्यू रहती है और नरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थोड़ी बहुत रह जाने वाली कमियों को पूरा कर देती है। अब हम इंसानी नर और मादा को लेते हैं। इनके शुरुआती दिनों से जब ये जंगल में रहकर क्रमिक विकास के दौरान विकसित हो रहे थे,
आदमी और औरत क्रमिक विकास की ओर प्रकृति की द बेस्ट क्रिएशन अपने शुरुआती आदि मानव वाले दिनों में कैसे भयंकर दिखाई देते हैं। कौन कह सकता है कि इन्होंने ही विकसित होने में करोड़ों साल लगा दिए। एस्थेटिक और सौंदर्य बोध के हिसाब से पूरी तरह से निकम्मे। जब भी विकास होगा वो सब तरफ से होगा, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और यौन स्तर पर ये काफी नहीं, विकास सौंदर्य बोध पर भी होगा। हम भी जब कोई काम दूसरी बार करते हैं तो वो काम पहली की अपेक्षा ज्यादा दक्षता और सफाई से होता है। क्रमिक विकास ने भी क्रिएशन की फील्ड में अरबों खरबों साल लगाए हैं और अनगिनत तरह के एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए हैं। हर क्रिएशन के साथ उसके प्रोडक्ट की कार्य दक्षता, कार्य क्षमता तो बढ़नी ही चाहिए, सफाई और सुंदरता भी बढ़नी चाहिए। अब एक बालों से भरा शरीर और एक बिना बालों वाला शरीर, इन दोनों बॉडीज में अट्रैक्शन किसमें ज्यादा, सुकून और आराम किसमें ज्यादा है? लोअर क्लास के मेल्स अपनी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतना कुछ करते हैं तो इंसानों में मर्द क्या करते हैं? अब आदमी तो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते। ना तो आदमी अपने दम पर खुद घर बना पाता है और ना ही किसी और काम में नेचुरली एक्सपर्ट होता है। आदमी तो और जाति के नरों के मुकाबले में फिजिकली मेंटली ज्यादा विकसित होता है। तो क्या वो अपनी ग्लो करती लाल त्वचा, मसल्स दिखाएगा या झाड़ियों की तरह उगे हुए यूजलेस बालों को दिखाएगा? इंसानी नरों में बस एक ही गुण बहुत ज्यादा होता है और वो है बुली टाइप होना। वो इसी को ही बहुत बढ़िया गुण मानते हैं, मर्दानगी मानते हैं। ये तो खुश होने की, गंवार होने की चरम सीमा है, कोई अति विकसित गुण नहीं कि जिस पर मान किया जाए। इंसान कदापि भी सौंदर्य बोध के हिसाब से विकसित नहीं हुए। यकीनन क्रमिक विकास सेक्स को सुलभ और सुगम बनाने के लिए काम करेगा, सेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए काम करेगा। सो शरीर के बाल चाहे वो मर्द में हो या औरतों में, कोई फायदा नहीं पहुंचता। इंसान नेचुरली बिल्कुल भी सुंदर विकसित नहीं होते। वो तो ये इंसान ब्यूटी पार्लर जा जाकर के कुछ ठीक ठाक से लगते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि क्या शेर किसी ब्यूटी सैलून में जाता है, क्या घोड़ा किसी ऐसे पार्लर में जाता है, क्या चिड़िया कहीं जाती है सुंदर दिखने के लिए? नहीं, ये सब खुद के ही दम पर नेचुरली सुंदर होते हैं। अगर इंसान अपने लुक पर ध्यान ना दे तो वो डराने वाली कोई वस्तु ही लगता है। सचमुच विज्ञान के हिसाब से हम स्तनधारी श्रेणी में आते हैं। स्तनधारी कक्षा के दो मुख्य गुण हैं, बाल और स्तन। मुझे लगता है कि कोई लिंक कहीं पर मिस है। हम स्तनधारी कक्षा यानी मैमल्स क्लास के लिए अनफिट है। साइंस ने अभी तक कोर्डेट्स, नॉन कोर्डेट्स और मछली, उभयचर, सरीसर्प, पक्षी और स्तनधारी तक ही जीवों का वर्गीकरण किया है। स्तनधारी श्रेणी के आगे एक और क्लास होनी चाहिए, एक और श्रेणी होनी चाहिए जिसे सुपर क्लास कहा जाएगा। हम उस श्रेणी में फिट बैठते हैं, मैमल्स क्लास में नहीं, क्योंकि हमें बालों की कोई जरूरत नहीं। ये भी हम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की ही तरह है। हम इंसान अति विकसित है, हमारे बच्चे भी अति विकसित होंगे जो जन्म लेते ही खुद के दम पर होंगे। सो इंसानों में स्तनों यानी कि ग्लैंड्स की भी कोई जरूरत नहीं। हमारे आज के वैज्ञानिकों का शरीर के बालों के मामले में मत है कि ये इंसान को चलने फिरने में मदद करते हैं। शरीर के बाल चलने फिरने के दौरान चमड़ी को चमड़ी से रगड़ने नहीं देते, स्किन पर रैशेज होने से बचते हैं। पर क्या बच्चे चलते फिरते नहीं है? गली में खेलते वक्त ना तो एसी कूलर फैन होते हैं और ना ही रूम हीटर। क्या बड़े ज्यादा भागदौड़ करते हैं, बच्चे नहीं? दरअसल 15 से 16 साल की उम्र के बाद इंसान भाग दौड़, उछल कूद छोड़कर घर, दुकान और ऑफिस में एक शांत स्टेबल लाइफ बिताना शुरू कर देता है। किशोर अवस्था के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तब शरीर के बालों का कोई फायदा नहीं। ये शरीर के बाल समस्या ही खड़ी करते हैं। आज के वैज्ञानिक खुद ही कहते हैं कि शरीर के बालों में 20 से 30% ज्यादा पसीना जमा होता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है और इसी के कारण ज्यादा उस जगह पर कीटाणु पनपते हैं। अब यहाँ पर शरीर के बाल फायदा करते हैं या नुकसान, आप ही सोचिए। शरीर के बाल पशुओं को शोभा देते हैं, हम इंसानों को नहीं। इंसान में बालों का होना ये उसकी पाशविक वृत्ति की निशानी है, कोई अच्छा गुण या अति विकसित होने की निशानी नहीं। अब ऐसे ही औरतों में बच्चे के जन्म के बाद उनके पेट पर पड़ने वाले निशान की बात करते हैं तो ये भी सुंदरता को खराब करते हैं। इंसानों में मौजूद हर चीज समय के साथ बाद से बदतर होती जाती है। क्या हीरे और सोने पर समय की मार का असर होता है? हम भी तो जीव जगत में हीरे और सोने की तरह है। ये हीरा और सोना तो निर्जीव है, हम सजीव है और हमें बोध भी है, ज्ञान भी है, समझ है, पर हीरे और सोने को नहीं। हम अपना फायदा और नुकसान जानते हैं और अपने लिए हर वो कदम ले सकते हैं जो हमारे फायदे में होगा।
हम अपनी तमाम समझ और बोध के बावजूद बेबस और बेहद ही लाचार प्राणी हैं। समय के साथ हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी ढलक जाती है, दांत गिर जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, कान सही से सुनना बंद कर देते हैं। चलने फिरने की इंसानों की क्षमता पहले से ही काट मारी होती है, पर उम्र के साथ तो वो और भी दयनीय सिचुएशन में आ जाती है। दिमाग सही से काम नहीं करता। उम्र के साथ हर इंसान तकरीबन मोटापे का शिकार होता है। सब तरफ से इंसान समय के साथ और भी ज्यादा बेकार होता जाता है। क्या दूसरे जानवरों के बालों का रंग बदलता है तो इंसानों की ही बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? कहते हैं कि इंसानों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वाला बाल यानी कि यौन अंगों के बाल सफेद नहीं होते। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? क्रमिक विकास ने ऐसा क्यों किया? क्रमिक विकास ने कुछ गलत नहीं किया। इस युद्ध की व्यूहबंदी स्ट्रेटेजी तैयार करने वालों ने इस तरह से इंसानों को तैयार किया है कि इंसान हर तरफ से तंग परेशान रहे और इंसान की जितनी भी दुर्गति कर सके वो करे, पर इंसान को ये एहसास ही ना हो कि वो कितनी गंदी स्थिति में है, कितनी बुरी सिचुएशन में है। हम अपने दुश्मनों को बद से बदतर हालात में रखते हैं। हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। हम बदतर हालात में हैं, ना कि इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी। हमारा सर्वश्रेष्ठ प्राणी होना मात्र वहम और भ्रम है, हकीकत नहीं। और इसी के साथ अब बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी। एक और चीज है भ्रांति है समाज में कि औरतों और लड़कियों के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी। सेक्स बेस्ड युद्ध होने के कारण ये वर्जिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। लड़कों की वर्जिनिटी मापने के लिए कोई पैमाना क्यों नहीं? आखिर क्यों फर्स्ट नाइट और फर्स्ट डिलीवरी में ज्यादा दर्द होता है? सेक्स सिर्फ सुख, आराम और आनंद देने वाला एक काम होना चाहिए ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। पर एक छोटा बच्चा सूसू पॉटी और मदर फीड के कारण माँ को कितना परेशान करता है। आखिर क्रमिक विकास ने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी कि अगला वंश सुधारों के साथ न औरत के सुख चैन और न ही शांति के लिए कुछ सोचा है। औरत को आराम और सुकून नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, लेबर पेन की बात करें तो ऐसे ही हमारे समाज में इस बात को लेकर और बिना सिर पैर का लॉजिक, भ्रांति और वहम है कि बच्चे के जन्म के समय लेबर पेन होती ही है और बच्चे के जन्म के लिए ये पेन बहुत जरूरी है। कभी कभी पेन ना होने की सूरत में आर्टिफिशियल पेन करवाया जाता है कि बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा जल्दी पैदा हो जाए। पर बच्चे के जन्म से पेन और लेबर पेन का क्या रिश्ता? औरतों को क्रमिक विकास ने प्रकृति ने बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाया है। विशेष तौर पर लड़कियों में उनका प्रजनन इकाई यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट पूरी तरह से पूर्ण विकसित इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह होता है, पर लड़कों में ये यूरिनरी सिस्टम से शेयर होता है क्योंकि बच्चे को पैदा करने के मामले में आदमी को कोई ज्यादा भूमिका अदा नहीं करनी होती, सिर्फ स्पर्म डिलीवर करने के सिवा। पर औरत को बच्चा पूर्ण विकसित करना होता है और ये काम बहुत महीनों का होता है। इसके लिए औरत का शरीर इतने जरूरी और लंबे काम के लिए पूरी तरह से डिजाइन और विकसित होता है। ठीक ऐसी ही जैसे हमारा मुंह खाना खाने के लिए और गुदा यानी कि एनस खाए गए खाने को बाहर निकालने के लिए, नाक सांस लेने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए। क्या खाना खाते वक्त हमारे मुंह में कोई दर्द होता है? क्या पॉटी जाते टाइम हमारी गुदा में कोई दर्द होता है? या सांस लेते टाइम हमारे नाक में दर्द होता है? क्या जब इंसान आंखों से देखता है तो क्या आंखों में दर्द होता है? नहीं ना। ठीक इसी तरीके से सुनते समय कानों में क्या दर्द होता है? नहीं, क्योंकि ये सब अंग विशेष तौर पर अपने अपने कामों को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक ऐसे ही औरत का प्रजनन इकाई यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन प्रणाली है जो कि विशेष तौर पर सिर्फ बच्चों को ही जन्म देने के लिए बनाई गई है और डिजाइन की गई है। तो बच्चे को जन्म देने के वक्त दर्द क्यों? बच्चे के जन्म के समय ये पेन वाला क्या लॉजिक है? मुझे समझ नहीं आता। क्रमिक विकास ने और प्रकृति ने हर चीज बहुत कायदे से बनाई है। अब आप पाचन तंत्र को ही ले लो। अब मुंह को बनाया गया है किसी भी चीज को खाने के लिए और गुदा को खाई हुई चीज को बाहर निकालने के लिए। तो मुंह से गुदा तक खाना खिसक खिसक कर ही जाता है, जैसे बच्चा जन्म के समय धीरे धीरे नीचे आता है। हम सब जानते हैं कि भोजन नली यानी कि कैनाल और मुंह से गुदा तक का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसे हम मीटर यानी कि यूनिट में माप सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे को जन्म लेने के लिए बच्चे को माँ के शरीर में कितना रास्ता तय करना पड़ता है, शायद हम इसे सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा रास्ता। हमें भोजन की नलिका में कोई तकलीफ नहीं होती है जब खाना मुंह से गुदा तक जाता है। हमारे द्वारा खाया गया खाना एक लंबा रास्ता तय करता है। आखिर खाए गए खाने के पैर तो नहीं होते, खाना धीरे धीरे ही आगे जाता है। कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खतरा नहीं।
क्योंकि भोजन की नलिका डाइजेस्टिव सिस्टम बना ही है खाने से संबंधित सभी काम करने के लिए। ऐसे ही औरतों में प्रजनन तंत्र बना ही है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो फिर बच्चे के जन्म के वक्त इतना दर्द क्यों? उस रास्ते की मांसपेशियों यानी कि मसल्स का काम ही ये है कि बच्चे को धीरे धीरे आगे धकेलना, चाहे सारी उम्र में हम 1 से 2 बच्चे ही पैदा करें। कहते हैं कि पहले बच्चे के जन्म के समय ज्यादा दर्द यानी कि ज्यादा पेन होता है। आखिर क्यों? इस जगह की मसल्स का काम यही है कि बच्चे को आगे धकेलना, चाहे इन मसल्स को एक बार इस्तेमाल करे या 10 बार। इन मसल्स को अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम पलकें एक दिन में कितनी बार झपकते हैं? क्या पलकों में दर्द होता है? नहीं ना, क्योंकि पलकों की मसल्स डिजाइन की गई है बार बार झपकने के लिए। ऐसे ही दिल की मसल्स है, इनका काम है खून को पंप करना। कहते हैं कि दिल इतनी जोर से खून पंप करता है कि खून अगर शरीर से बाहर हो तो वो 3 मंजिल जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। इससे पता चलता है कि दिल के मसल्स कितने जोर वाला काम करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा दिल लगातार अपना काम करता रहता है। तो क्या दिल रात को कहेगा कि भाई हम सुबह से ब्लड पंप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं? नहीं, क्योंकि क्रमिक विकास ने, प्रकृति ने दिल की मसल्स को बनाया ही है ताउम्र खून पंप करने के लिए। ठीक ऐसे ही प्रजनन अंग के मसल्स को बच्चा धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन्हें अपने काम में इतनी परेशानी क्यों, दर्द क्यों, पेन क्यों? सोचने वाली बात है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और बाकी की बात करेंगे हम अगले भाग में। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।